गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर बेटा? स्टार्ट करें। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक, चलिए। तो आज की क्लास में अपन लोग लास्ट क्लास में ऐसे अपन लोगों ने इसमें डीसी मशीन के बारे में देखा था। तो डीसी मशीन के पूरा क्लासिफिकेशन और उसका जो अपन को उसमें किस तरीके से अपन को उसको आर्मेचर वाइंडिंग को और फील्ड वाइंडिंग को यूज करना है उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी इसमें अपन ने बताया था। जैसे आप लोगों ने डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन देखा था एज अ सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, वैसे ही क्लासिफिकेशन डीसी जनरेटर का भी होगा। तो डीसी जनरेटर का भी यहाँ पे दिया हुआ है एज अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे इसमें एसी मशीन फंडामेंटल। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे अपन एसी मशीन की जब भी कभी बात करते हैं तो जैसे अपन सभी जानते हैं कि मेजरली जो अपन सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो अपन क्या कर रहे हैं, यूज एसी मशीन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एसी मशीन को अगर यूज कर रहे हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसी मशीन्स। जब भी कभी एसी मशीन का क्लासिफिकेशन होता है, अब उस एसी मशीन को आप एज अ मोटर जो यूज कर रहे हैं या एज अ जनरेटर यूज कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपन उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसी मशीन का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज नंबर 1 इज इंडक्शन मशीन। हेलो सर। हाँ पूरम बताओ। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर, क्या क्या बता दिया या यही शुरू किया? यहीं से स्टार्ट किया है अभी। अभी तो वो जो डीसी मशीन था वो रिवाइज करवाया थोड़ा सा। ठीक है, तो इंडक्शन मशीन हो जाएगा सबसे पहले, नंबर 1 इंडक्शन मशीन, एंड द सेकंड वन इज सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों में आपको अंतर बताता हूं मैं। जब भी कभी अपन इंडक्शन मशीन की बात करते हैं तो फॉर इंडक्शन मशीन इसमें हमेशा जो स्पीड रहेगी आपकी अपनी, जो भी अपन मशीन यूज करेंगे, चाहे वो एज अ मोटर यूज करें या एज अ जनरेटर यूज करें, तो उसकी जो आपकी स्पीड होगी तो उसकी स्पीड होगी आपकी इंडक्शन स्पीड, या फिर अपन उसको असिंक्रोनस स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी जो मशीन है दैट इज नंबर सेकंड इज अ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन, अब इन दोनों मशीन को ही आप इसको एज अ मोटर पढ़ लें अपन। ठीक है, और इसको एज अ जनरेटर पढ़ लें, दोनों में बात एक ही है। आप उसको एज अ मोटर भी देख सकते हैं और एज अ जनरेटर भी देख सकते हैं, चाहे वो इंडक्शन मशीन हो। सिमिलरली जब अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे, तो उसमें भी उसको भी आप एज अ मोटर और एज अ जनरेटर ऐसे इसको अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, एज अ मोटर और एज अ जनरेटर। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले जो अपन जैसे मैंने अभी आपको बताया दो तरीके का इंडक्शन मशीन है, तो इसके अगर अपन इंट्रोडक्शन में जाते हैं तो नंबर 1 इज इंडक्शन मशीन। मतलब दो टाइप की इंडक्शन एसी मशीन आपकी यूज हो रही है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एसी मशीन्स। ठीक है, दोनों ही मशीन आपकी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है। नंबर 1 इज अ इंडक्शन मशीन। अब इसमें इंडक्शन मशीन में जब अपन बात करते हैं तो फॉर दैट अगर अपन बात करें इसमें मोटर की बात करें या फिर जनरेटर की बात करें, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में एक थी आपकी स्टेटर एक था आपका प्राइमरी वाइंडिंग, एक था आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। तो विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने क्या किया था कि ईएमएफ इंड्यूस किया था। किसकी हेल्प से? फ्लक्स की हेल्प से। जब भी आपकी वाइंडिंग में कोई फ्लक्स गया तो वो फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस आपका प्राइमरी वाइंडिंग में भी हुआ और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हुआ।
वही एक्शन आपका जो ट्रांसफॉर्म एक्शन है, सेम प्रिंसिपल आपका इंडक्शन मशीन में भी यूज होता है। बस यहाँ पे अंतर कितना हो जाता है, अंदर क्या हो जाता है आपका इंडक्शन मशीन में, फॉर द यूज ऑफ इंडक्शन मशीन अपन लोग यहाँ पे जो वहां पे प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो यहाँ स्टेटर हो जाता है, जो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका रोटर। तो इंडक्शन मशीन में दो टाइप की चीजें होती हैं। नंबर वन, इसमें आपका एक स्टेटर होता है, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज अ रोटर, ठीक है। और अब इसमें जो प्रिंसिपल काम करता है, दैट प्रिंसिपल इज मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर एक्शन। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ इंडक्शन मशीन। समझ आया? इंडक्शन मशीन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक इंडक्शन प्रिंसिपल काम करता है। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल देखा था, वैसे ही आपका यहाँ पे वही प्रिंसिपल यहाँ भी काम करेगा। बस अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल काम कर रहा है आपका, वो आपका काम कर रहा है स्टेटर और रोटर के बीच, ठीक है ना। सेकेंड वन इज दिस इज ऑल्सो एसी मशीन, इसको भी अपन एसी मशीन बोलते हैं, बट दिस इज अ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। बस अब इन दोनों में अंतर क्या होता है कि इंडक्शन मशीन में चाहे अपन स्टेटर की बात करें या फिर रोटर की बात करें, दोनों जगह अपन एसी सप्लाई का यूज करते हैं, और जो प्रिंसिपल यूज होता है वो आपका इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर एक्शन, मतलब वही फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यूज होता है, इसलिए अपन उसको इंडक्शन मशीन भी बोल रहे हैं। और जब अपन सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो उसमें सिंक्रोनस मशीन में आपकी एसी सप्लाई तो होती ही है, और एसी के साथ साथ अपन एक सेपरेट डीसी पावर सप्लाई भी देते हैं। ये चीज थोड़ी ध्यान रखने वाली है अपने अपन लोगों के लिए, जब अपन इसको देखेंगे तो अपन को समझ आएगा। तो सिंक्रोनस मशीन आपकी अलग से एक सेपरेट अपन डीसी सप्लाई भी देते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा जब अपन इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे सिंक्रोनस मशीन का। तो ये दो टाइप के आपके इंडक्शन मशीन, एसी मशीन हो गई, एक हो गई आपकी इंडक्शन मशीन, एंड द सेकेंड वन इज द सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। इसके मेन डिफरेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो पूछे, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा इसको, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एज मशीन के, ठीक। तो अब सबसे पहले जो बात करते हैं अपन, जब भी कभी अपन इसमें मशीन की बात करेंगे तो वी विल ऑलवेज यूज द 3-फेज सप्लाई, ठीक है। अब 3-फेज सप्लाई का मतलब ये है, अगर अपन सिंगल फेज सप्लाई की बात करते हैं तो सिंपल क्या करते, सिंगल फेज सप्लाई में क्या करते हैं अपन उसमें यूज करते हैं एक फेज और एक न्यूट्रल, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 फेज हो जाते हैं, आर फेज मतलब रेड फेज, वाई फेज मतलब येलो फेज, बी फेज मतलब ब्लू फेज। इसको आर वाई बी भी बोला जाता है, या फिर अपन इसको ए बी सी से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट 3 फेज एक न्यूट्रल भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब सिंपल अपन देख रहे हैं किसका, इंडक्शन मशीन का या सिंक्रोनस मशीन का, दोनों में ही आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यूज होता है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या ये कंसेप्ट होता क्या है। देखो, होता क्या है कि जब भी कभी अपन ने, जब आपने एसी को जनरेट किया था, जब अपन ने एसी सप्लाई की बात करी थी, तो अपन ने देखा था कि वहां अपन ने एक यहाँ पे लाइक दिस एक अपन ने एक साइनसोइडल वेवफॉर्म का यूज किया, ठीक है। अब इस साइनसोइडल को यूज करने के लिए अपन ने क्या किया, इसको फ्रॉम 0 to 180 एंड 180 to 360 डिग्री, यहां तक इसको अपन ने यूज किया। मतलब पहले इसको अपन 0 से पाई तक ले गए, फिर अपन इसको पाई से 2 पाई तक ले गए। अब यहाँ पे 360 डिग्री यूज हो रहा है, इट मीन्स दैट कि जो आपने अपना जो अपन ने वो लिया था, सिंपल एक डेफिनेट लेंथ ऑफ लाइन ली थी, उस लाइन को जब अपन ने सर्कल में रोटेट किया था एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका यूज क्या किया था अपन ने, जहां जहां उसके पॉइंट मिले थे वहां वहां आपको एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया था, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हो गया था, या फिर मैं बोल दूं आपसे, आपको वोल्टेज मिला या करंट मिला, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा,
क्योंकि अपन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और इसमें अपन 3 फेज की बात कर रहे हैं। 3 फेज मतलब यहाँ पे ए बी सी, इसको अपन ने 3 फेजेस को ऐसे इंडिकेट किया हुआ है। इट मीन्स दैट कि जो आपका टोटल एंगल है दैट इज 360 डिग्री का जो एंगल आपका बन रहा है, उस 360 डिग्री एंगल को अपन डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है ना, बिकॉज वी आर यूजिंग द 3 फेसेस। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। यह अगर समझ आ जाएगा तो कभी भी किसी भी मशीन के आपको वर्किंग अपना प्रिंसिपल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 360 डिवाइड बाय 3 अपन यूज कर रहे हैं। इट मींस दैट कि यहाँ पे जो इसका जो एंगल आ रहा है वो आपका सिंगल, एक पर्टिकुलर सिंगल फेज का जो एंगल है वो आपको कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है? यू कैन गेट दैट एंगल इज एस 120 डिग्री। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं अपन। इसका मतलब ये है कि जब अपन ए फेस और बी फेस के बारे में बात कर रहे हैं, इट मींस दैट कि उन दोनों के बीच जो एंगल डिफरेंस आ रहा है, जैसे अपन यहाँ पे देखें, जैसे ये बी ए डैश का मतलब ये है कि ये अपन इसकी क्या बता रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द बी। यहाँ पे जो अपन बी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज कैपिटल बी? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक क्या है बेटा ये? सर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, बी की बात कर रहा हूं मैं। सर मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड सर, फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी इक्वल टू 5 बाय ऐसे इंडिकेट करते हैं ना अपन। यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फ्लक्स से भी अपन इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब जितना भी आपका उसमें एरिया उसमें दिया हुआ है या फिर उसमें कितना फ्लक्स अपन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर अपन इसको 5 की जगह बी से इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये जो अपन डिफरेंस बता रहे हैं तीनों फेज में, मतलब ए फेज, बी फेज या सी फेज, इन तीनों में ही जो आपका डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका 120 डिग्री। ए से बी के बीच 120 डिग्री, ठीक है ना। बी से सी के बीच कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, और सी से ए के बीच कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी अपन इनकी इक्वेशन लिखेंगे और जब ये वाले तीनों सेट ऑफ करंट किस में अप्लाई करेंगे अपन, स्टेटर में। हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ लाइक दिस, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ अपन ने 3 फेज सप्लाई दी है, ठीक है, 3 फेज सप्लाई दी है अपन ने एक स्टेटर वाइंडिंग में। अब जैसे ही अपन 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब यहाँ पे एक करंट आपका आई ए करंट फ्लो करा रहे हैं अपन, ठीक है। एक करंट हो रहा है आपका आई बी करंट, एक करंट हो रहा है आपका आई सी करंट, ठीक है। अब इस करंट से जो आपको यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे अपन ने नंबर ऑफ पोल्स भी यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं, तो नंबर ऑफ पोल्स इंडिकेट किए, इसका मतलब यहाँ पे स्टेटर में जो अपन ने एक जो वाइंडिंग अपन यूज कर रहे हैं, प्लस और माइनस इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब ए डैश, बी बी डैश और सी सी डैश। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ए बी सी, इन तीनों ही जो अपन फेज अपन यूज कर रहे हैं, इन तीनों में जो डिफरेंस रहेगा वो एंगल रहेगा आपका 120 डिग्री का, ठीक है। और उसी से आपकी क्या आ रही है, उस 120 डिग्री का जो अपन डिफरेंस इन फेज देख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पहले अपना एक 120 डिग्री आपका इस तरीके से आ गया, फिर इसके पीछे आ गया, फिर उन दोनों के बीच आया। तो जो अपना ए बी सी, इन तीनों में अपन 120 डिग्री का फेज एंगल इसमें बता रहे हैं। इसका मतलब यह है, इसकी हेल्प से ही अपन हमेशा एक स्टेटर से अपने रोटेटिंग, अपने यहाँ पे रोटर में एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और वो जो आपका आएगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, दैट इज वो आएगा आपका रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो वो अपन देखेंगे कैसे आया।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टेटर में जब भी अपन यूज करते हैं हमेशा जो आपका डिफरेंस रहेगा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं ए फेज में रह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ए फेज में हूँ तो नंबर 1 इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे अपना फ्लक्स कितना आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका बी की वैल्यू जो आ रही है बी ए डैश, वो आ रहा है आपका बी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, अभी फिक्स है, ठीक है ना। मतलब ए में कोई भी अपन इसमें एंगल डिफरेंस नहीं ले रहे हैं, इसको अपन बेस लेके चल रहे हैं। अब जैसे अपन बी फेस में गए, क्योंकि तीनों फेस की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो बी फेस में रहेगा, देखो जो आपका मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो तो आपका सेम ही रहेगा बी एम, बस अब चेंज कहाँ आ जाएगा, चेंज आ जाएगा आपका यहाँ पे इसके एंगल के डिफरेंस के बीच। एंगल के डिफरेंस के बीच मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे साइन ओमेगा टी था आपका ए में, वही आपके बी फेज में हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, या फिर उसको अपन एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीज का कंपलसरी नहीं है, दोनों में से एक चीज यूज कर सकते हैं, बी एम एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री या फिर बी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। ये तो बस समझाने के लिए लिखा हुआ है कि क्योंकि एंगल डिफरेंस जो है वो ए और बी के बीच 120 का है, इसलिए अपन ने यहाँ पे जो अपन ने ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ वो 120 हो गया। सिमिलरली जब अपन सी फेज में गए, मतलब थर्ड फेज में गए हैं, तो वहां पे जो आपकी थर्ड नंबर की इक्वेशन यहाँ पर इसमें यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका C आया है बी सी सी डैश, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू द बी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240, ठीक है ना। मतलब ए से बी के बीच जो डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि अपना पीक जो वैल्यू है अपन बी एम के रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं, तो इसके फर्स्ट और सेकंड के बीच कितना हो गया आपका माइनस 120 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। अब ए के रिस्पेक्ट में जब अपन सी को देख रहे हैं तो वो आपका कितना हो रहा है टोटल, जब यहाँ पे ए से मैं सी के साथ बात करूंगा तो यहाँ पे टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है यहाँ पे 240 डिग्री का, ठीक है। तो अपन इसको बी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री या फिर एट एन एंगल ऑफ 240 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्लियर। अगर सी को मैं बी के रिस्पेक्ट में लिखता हूं तो उसको आप माइनस 120 डिग्री से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो तीन तरीके से अपन इसको जो भी आपका तीन फेस यहाँ पे अपन 120 डिग्री के डिफरेंस में यूज करते हैं कभी भी किसी भी एसी मशीन में, तो उसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका बी इजिकल टू बी एम साइन ओमेगा टी, या फिर 5 प्लस से भी उसको इंडिकेट कर सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट है आपका बी इजिकल टू बी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, क्योंकि इसमें जो एंगल डिफरेंस आ रहा है वो आपका 120 का आ रहा है। और नेक्स्ट सी फेस की जब हम बात करेंगे तो सी फेस में जो आपका एंगल आएगा दैट एंगल इज इक्वल टू बी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। तीनों फेज है, तीनों में अपना, क्योंकि टोटल जब भी कभी अपन किसी भी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में टोटल रोटेटिंग जो आपका उसमें मूवमेंट हो रहा है वो आपका 360 डिग्री का हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 360 डिग्री का अगर अपन इसमें रोटेशन देख रहे हैं, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपको जो रोटेशन हो रहा है उसको आपको अगर तीन फेज अपन यहाँ पे यूज कर लिए हैं तो उन तीन फेज से जो एंगल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 120 आएगा, और वही 120 एंगल जो आपको दिखेगा वो आपका तीनों में दिखेगा, आपको ए फेस में ए और बी के बीच, बी और सी के बीच, और ए और सी के बीच, या सी और ए के बीच। तो वो पर्टिकुलर अपन इसको किसी भी एक स्टेटर में अपन इसको देख सकते हैं कि कैसे आप तीन वाइंडिंग को या तीन फेजेस को अपन एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक फेज ये हो गया, ठीक है, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो इन तीनों के बीच ही अपन मान लीजिए ए हो गया आपका, बी ए हो गया, सी ए हो गया, ठीक है। तो इसको टोटल क्या हो जाएगा 360 होगा, लेकिन इन तीनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। समझ आया कैसे अपन ने फेज एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है फॉर थ्री फेज सप्लाई। जब अपन ने एक स्टेटर में सप्लाई दिया
और उस स्टेटर से आपको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिला है, क्योंकि जैसे आपका ये एंगल आपको मिलेगा वैसे आपको रोटर के साइड एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जिसको अपन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, इसमें डाउट किसी को इन तीनों इक्वेशन में और इसमें इनके एंगल डिफरेंस में? नो सर। ठीक है, ये तो हो गया इसका कैसे अपन ने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ यूज किया। अब जैसे कि अपन इसको देख रहे हैं कि अभी अपन ने क्या देखा था कि अपन ने सिंपल एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब इसी सेम कंसेप्ट को अपन एक जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी एक 3 फेज कॉइल में, ठीक है ना, मतलब ई जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंड्यूस वोल्ट इन 3 फेज कॉइल्स, क्योंकि यहाँ पे अपन कभी भी जब भी अपन एसी मशीन यूज कर रहे हैं तो इस एसी मशीन में अपन 3 फेज कॉइल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन आ रही है उस ईएमएफ इक्वेशन को भी में भी जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन ने ए फेज के रिस्पेक्ट में देखा इसको, ठीक है, ए फेज के रिस्पेक्ट में देखा इसको, तो यहाँ पे ई ए डैश मतलब उसके बीच का जो इंड्यूस वोल्टेज आया उसको अपन ने इंडिकेट कर दिया एनसी फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। एनसी मतलब उसमें कितने अपन नंबर यूज कर रहे हैं वहां पे 5 प्लस, ओमेगा मतलब कितनी स्पीड उसमें आ रही है, और साइन ओमेगा टी मतलब कितना उसमें आपका एंगल उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से जब अपन बी फेज में जाएंगे तो उसमें यहाँ पे देखिए आप इन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितना आ गया है यहाँ पे -120 डिग्री, मतलब जो चीज आपके फ्लक्स के साथ हो रही है वही चीज फ्लक्स के साथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि फ्लक्स अपॉन एरिया मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी वही है, तो वहां जो अपन यूज है वही चीज सेम कंसेप्ट अपन यहाँ पे जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके साथ भी देख रहे हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पे अगर अपन सी फेज में देख रहे हैं तो सी फेज में भी जो आपका एंगल डिफरेंस हो रहा है वो एंगल डिफरेंस क्या हो रहा है आपका, द वैल्यू ऑफ ई सी सी डैश इज इक्वल टू एन सी फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी -240, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन तीनों के बीच भी अपन यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एंगल डिस्ट्रीब्यूशन इसको भी अपन इससे यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, चाहे वो आपका -120 के लिए हो या फिर -240 के लिए हो, ठीक है। एक चीज हो गई ना, ये तो हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको अपन किसके लिए यूज करेंगे, दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर इज यूज इन सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन, मतलब इंडक्शन मशीन के बिहेवियर में और आपका सिंक्रोनस मशीन के बिहेवियर में, दोनों में ही अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन जो इसमें आज की क्लास में देखेंगे वो अपन देखेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है ना। मतलब 3 टाइप की मशीन है आपकी इसमें, डीसी मशीन जो अपन लास्ट में देखा था, अब एसी मशीन है, उसमें सबसे पहले आपका एक है इंडक्शन और नेक्स्ट है आपका सिंक्रोनस। अब अगर मैं आपको इंडक्शन मशीन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होती है आपकी मशीन, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, तो सब जगह अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर का अगर अपन यूज कर रहे हैं, वी विल ऑलवेज यूज द 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो आपका सिंपल होता है, मेंटेनेंस इसकी कम होती है क्योंकि एसी सप्लाई है, चाहे अपन स्टेटर की बात करें रोटर की बात करें, दोनों में ही अपन एसी में ही काम करते हैं, तो अपन को एक एक्स्ट्रा एडिशनल कम्यूटेटर का या फिर डीसी सप्लाई का इसमें यूज करना नहीं पड़ता, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें जो आपकी रेंज गिवन है, जब भी कभी अपन इंडक्शन मशीन की बात करते हैं तो उसकी रेंज जो आपकी रहती है, इट्स रेंज वेरीज फ्रॉम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर टू मेगावाट्स, मतलब इसको अपन अलग अलग तरीके से किसी भी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर के लिए भी और मेगावाट सप्लाई तक इसको अपन देख सकते हैं। और इसकी एक और अच्छी चीज ये है कि इसको अपन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इस स्पीड में इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके फीचर्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ
क्योंकि बेटा अभी अपने जो टाइमिंग है अपने पास अब क्लासेस का, क्योंकि 2 वीक्स का ही क्लास का टाइम बचा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये मशीन वाला पार्ट मतलब आपको कोई सा भी आपका छूटे नहीं, इसलिए मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ, और ये वाली स्लाइड मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। फिर अपना एक बार ये वाला मशीन वाला पोर्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग और डिजिटल वाला पोर्शन, ये दोनों कवर हो जाएंगे। फिर अपन एक बार अगर टाइम मिलेगा तो इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे अपन, ठीक है ना, है ना, क्योंकि ये इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि अपने पास मैं चाह रहा हूँ कि अपना पूरा का पूरा ये कंसेप्ट पूरा का पूरा अपना एक बार अपन इसको देख लें, ठीक है, कि अपन मशीन में किस तरीके से अपन इसमें काम करते हैं। अब इंडक्शन मोटर की बात करता हूं तो इसमें 2 टाइप के पार्ट है। नंबर 1 इज स्टेटर एंड द सेकेंड वन इज रोटर, ठीक है। स्टेटर जो होगा ये आपको सामने जो दिख रहा है, दिस इज द स्टेटर ऑफ इंडक्शन मशीन, और रोटर जो होगा, रोटर इज रिवॉल्विंग इन नेचर। अब अगर अपन स्टेटर की बात कर रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है इट इज द कंसिस्टिंग ऑफ स्टील फ्रेम दैट सपोर्ट्स अ हॉलो सिलेंड्रिकल कोर। मतलब इसको जो अपन देख रहे हैं ये स्टील फ्रेम का रहता है, और उसका जो अपना शेप रहता है उसको अपन हॉलो सिलेंड्रिकल कोर को टाइप का बताते हैं। क्यों? क्योंकि अपना स्टेटर के अंदर अपन रोटर को फिक्स कर सके, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अपन कोर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टैक्ड लैमिनेशन, लैमिनेशन का यूज क्यों करते हैं अपन? लॉसेस को कम करने करते हैं, वो अपन ट्रांसफॉर्मर में भी देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं उसमें आपने स्लॉट्स भी बना के रख, जैसे आपको ये दिख रहे हैं ना अंदर, जैसे वाइंडिंग, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मार्कर से, ये अंदर यहाँ है, ये आपके स्पेस स्लॉट्स हैं, ठीक है ना। स्लॉट्स को अपन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अपन स्टेटर वाइंडिंग में यहाँ पे थोड़ा गैप रखते हैं इसमें। अब ये गैप क्यों रखते हैं? क्योंकि आपकी इसमें हीटिंग ज्यादा ना हो जब आपकी मशीन काम करे, जब यहाँ पे अपन जब भी अपन करंट सप्लाई दे रहे हैं या जनरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसमें स्पेस रखते हैं, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे एयर का या फिर ऑयल का सर्कुलेशन आपका आराम से इसमें इजी वे में बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें इसके इंडक्शन मशीन के लिए, दैट इज इसमें जो रोटर है, इसमें अपन 2 टाइप के रोटर यूज करते हैं। नंबर 1 इज अ स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर, या स्क्वायरल केज रोटर की तरह बोल सकते हैं। और अगर स्क्वायरल केज की तरह का अपन यूज कर रहे हैं, स्क्वायरल मतलब ऐसे सिंपल अपन जब अपन गिलहरी को स्क्वायरल बोलते हैं, तो गिलहरी के पिंजरे की तरह, केज मतलब उसका पिंजरा, तो स्क्वायरल केज की तरह अपन या वहां पे उसको जो रोटर में जो उसकी वाइंडिंग होती है या एल्यूमिनियम के जो बसबार है, उसको अपन वहां पे क्या करते हैं, उसको अपन शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से। सिमिलरली जब अपन वाउंड रोटर की बात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में, ठीक है, तो उसमें वाउंड रोटर के केस में अपन अलग से 3 फेज वाइंडिंग की सप्लाई जैसे अपन स्टेटर में देते हैं, वैसे ही सप्लाई आपकी वो सप्लाई अपन कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द रोटर ऑल्सो, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बढ़ के दिखाता हूं। अगर अपन रोटर की बात कर रहे हैं तो इट कंपोज ऑफ अ पंच लैमिनेशन स्टैक टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ रोटर स्लॉट प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर द रोटर वाइंडिंग, ठीक है। मतलब सबसे पहले उसमें अपन जब भी कभी अपन स्टेटर और रोटर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला आपका स्टेटर है, यहाँ आपका रोटर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा कोई ना कोई अपन लेमिनेशन जरूर करेंगे। लेमिनेशन का काम क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपन स्पेस रखते हैं थोड़ा सा रोटर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग के बीच, और उसी को अपन किससे भी इंडिकेट करते हैं, वी कैन ऑल्सो इंडिकेट इट विद द हेल्प ऑफ एयर गैप। तो उसी टर्मिनोलॉजी को अपन एयर गैप की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के आपके रोटर वाइंडिंग होते हैं। नंबर 1 इज वाउंड रोटर एंड स्क्वायरल केज। वाउंड रोटर मतलब क्या है आपका, इन दिस वाउंड रोटर कन्वेंशनल 3 फेज वाइंडिंग मेड ऑफ इंसुलेटेड वायर सिमिलर टू द वाइंडिंग ऑफ स्टेटर। जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लाइक दिस, ये यहाँ अपन ने क्या किया था स्टेटर में, यहाँ भी अपन ने 3 वाइंडिंग यूज करी थी स्टेटर में, ए बी एंड सी, मतलब ए और बी के बीच 120 डिग्री, ठीक है, बी और सी के बीच 120 डिग्री,
और बी और यहाँ पे इसमें 120 डिग्री का दिखाया था, सी और ए के बीच यहाँ पे 120 डिग्री। अब यही डिफरेंस जो अपन 3 फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग में दे रहे हैं, तो वही 3 फेज सप्लाई अपन क्या करते हैं यहाँ पे वाउंड रोटर के केस में अपन रोटर में भी देते हैं, ठीक है। और अगर अपन स्क्वायरल केज की बात करते हैं, तो इन स्क्वायरल केज एल्यूमिनियम बस बार शॉर्टन टुगेदर एट द एंड्स बाय 2 एल्यूमिनियम रिंग, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, दोनों जगह अपन एल्यूमिनियम रिंग का यूज करते हैं और उन एल्यूमिनियम रिंग को अपन क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, जिससे कि अपन को क्या मिलता है, एक तरीके का एक स्क्वायरल केज शेप मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्वायरल केज, इसको अपन मैं यहाँ पे इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ही मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एक एल्यूमिनियम रिंग को यूज किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम रिंग को यूज किया है, इसका मतलब ये होगा कि एल्यूमिनियम रिंग की वजह से यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, और जैसे ही शॉर्ट होगा तो यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे एक पिंजरे की तरह मैं इसको पिंजरे की तरह से मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से आपको राउंड फ्रेम में इसको दिखा सकता हूं। तो दिस इज अ शेप ऑफ अ स्क्वायरल केज, यहाँ पे बीच में गैप रहेगा, दिस इज एक्यूरेट शेप ऑफ अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो जिस तरीके से अपन वाउंड रोटर और स्क्वायरल केज की इसमें बात करते हैं, तो इन दोनों की यूज भी इस तरीके से होते हैं। जैसे अपन वाउंड रोटर इसमें, तो 2 बेसिक डिजाइन डिपेंडिंग ऑन द रोटर डिजाइन। सबसे पहले आपका वाउंड रोटर मैंने आपको बताया है, in this complete set of 3 phase winding exactly as the stator, जैसी 3 phase winding की सप्लाई आप स्टेटर में यूज कर रहे हैं, वैसा ही कनेक्शन आप रोटर में भी यूज करेंगे, ठीक है। और जब अपन स्क्वायरल केज की बात करेंगे, तो वो मैंने बताया हुआ है आपको कि उसमें अपन एल्यूमिनियम रिंग की हेल्प से उस स्क्वायरल केज में जो दोनों एंड्स हैं उनको अपन शॉर्ट कर लेंगे। It will be shorted at both ends by shorting rings। तो उसको रिंग्स को अपन शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2 टाइप के सॉरी यहाँ पे आपके 2 तरीके से अपन इसको यूज कर रहे हैं। एक हो रहा है आपका वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, और उसी से उसका नाम भी होता है। मतलब इंडक्शन मोटर का क्लासिफिकेशन अगर बोला जाए या कोई पूछे इंडक्शन मोटर किस तरीके से है, तो 2 टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर आर देयर। Number 1 is wound rotor induction motor and the second one is squirrel cage induction motor, ठीक है। प्रिंसिपल वही है स्टेटर का, वहां पे आपकी 3 फेज सप्लाई आ रही है, उन दिनों में आपका 120 में आ रहा है। जब अपन वाउंड रोटर कर रहे हैं, तो जो 3 फेज सप्लाई वाइंडिंग आपने यूज करी है स्टेटर में, वैसे अपन रोटर में भी यूज करेंगे। और सिमिलरली जब अपन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी अपन यहाँ पे जो आपके वहां पे है, उसमें एल्यूमिनियम रिंग के हेल्प से उसमें अपन उसकी रोटर वाइंडिंग को अपन शॉर्ट करते हैं, ठीक है। समझ आया कि अपन किस तरीके से स्टेटर को और रोटर को, मतलब किस तरीके से अपन इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन और उसका जो आपका किस तरीके से हम उसको बनाया जाता है। इसमें किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछें अभी। ना सर। ठीक है, तो 2 टाइप के इसमें हो रहे हैं, स्क्वायरल केज एंड वाउंड रोटर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे RYB, मतलब AB, इसको अपन ABC से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो इंडिकेट इट विद द हेल्प ऑफ RYB, मतलब जो आपका R फेस या फिर Y फेस या फिर B फेस, इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अब ये RYB एक्चुअल में होता क्या है, मतलब ये 3 फेज की सप्लाई ही है आपकी एक तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जैसे अपन ने पहले देखा था कि इन तीनों के बीच, चाहे R फेज में जो आपका R फेज हो जाए, तो इन तीनों के बीच में अपन क्या देख रहे हैं, अपन सिंपल 120 डिग्री डिफरेंस हो रहा है। अब जब भी कभी अपन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो चाहे आपकी इंडक्शन मशीन हो या फिर आपकी सिंक्रोनस मशीन हो, दोनों की स्पीड जो रहती है, सिंपल जो स्पीड रहती है, जब भी अपन स्पीड की बात कर रहे हैं, तो द स्पीड ऑफ दिस इज 120 F/P,
ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो एफ क्या है, एफ ये है कि आपकी इसमें जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है। जैसे इंडिया है तो यहाँ पे नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी है आपकी सिंपल 50 हर्ट्ज। ठीक है, सब जगह। बस यूएस में डिफरेंस हो जाता है, यूएस में जो आपकी फ्रीक्वेंसी यूज होती है दैट फ्रीक्वेंसी विल बी द 60 हर्ट्ज। वहाँ पे 60 वर्ड, वहाँ पे वोल्टेज क्या रहता है, वहाँ पे 110 वोल्ट अब वहाँ यूज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी वहाँ पे 60 हर्ट्ज यूज हो रही है। बाकी अपन जो इंडिया की बात कर रहे हैं या अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो अपने सिंपल 230 वोल्ट की एसी सप्लाई, 220 या 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी फिक्स है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो वहाँ पे NS इक्वल टू 120 ओवर पी, 120 एफ ओवर पी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब भी कभी अपन स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड आपकी दो चीजों में डिपेंड करती है। एक आपकी उसमें कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और कितने आपके नंबर ऑफ पोल्स आपके इसमें कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, मतलब आपने 4 पोल मशीन यूज कर रहे हैं, 6 पोल, 8 पोल, 10 पोल, 12 पोल, वो डिपेंड करता है। तो जब भी कभी आपको फ्रीक्वेंसी पता हो और नंबर ऑफ पोल्स पता हो मशीन के, तो उससे आप सिंक्रोनस स्पीड, मतलब स्पीड जो है आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो अपन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड द रेंज ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम। ठीक है, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में आपकी मोटर किस स्पीड से रिवॉल्व हो रही है वो अपन इसमें यहां पे निकालते हैं इन केस ऑफ एसी मशीन। ठीक है, समझ आया। 120 भी अपन यूज क्यों कर रहे हैं, 120 क्योंकि यहाँ पे अपन जो अपना स्पीड, यहाँ पे जो एंगल दे रहे हैं अपन, वो आपका डिफरेंस जो आ रहा है वो 120 का आ रहा है। क्लियर। तो जब भी कभी स्पीड, हाँ बोलो राजे। सर ये पोल्स का क्या मतलब है सर? किसका, पोल्स? हाँ सर, पोल्स का। अच्छा हाँ ठीक, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ रजय कि यहाँ पे जब भी कभी अपन वाइंडिंग का यूज करते हैं अपना स्टेटर में या रोटर में, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पोल अपन ने यहाँ पे यूज करे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक से आपकी इनपुट सप्लाई जा रही है, एक से आपका आउटपुट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये आर फेज के लिए हो गया, बी फेज के लिए, ब्लू फेज के लिए आपने यहाँ पे इनपुट आ रही है और आउटपुट हो रहा है। सिमिलरली येलो फेज के लिए या सी फेज के लिए आपने इनपुट और आउटपुट, ये 3 तरीके से अपन ने दिखाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अपन यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स, मतलब ढांचा, मतलब जो अपन जब भी कभी अपन किसी मशीन को बनाते हैं तो उसमें अपन जो अपन कनेक्शन करते हैं कभी भी वायर का, तो वायर का कनेक्शन जो अपना यूज होता है कंडक्टर्स का, तो उसको जो अपन कंडक्टर्स को निकाल इंसर्ट करते हैं वो हमेशा अपन पोल से यूज करते हैं। ठीक है, कितने पोल्स अपन किसी मशीन में यूज करते हैं वो ये बताता है कि आपकी उसमें कितने स्लॉट्स आपने उसमें बनाए हुए हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ पोल्स। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सिंपल इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या हो रहा है कि अपन ने स्टेटर में सप्लाई दी। अब वो स्टेटर की सप्लाई आपकी कहाँ जा रही है, आपकी रोटर वाइंडिंग में जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स द रोटर वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस एंड इंड्यूस वोल्टेज इन द रोटर वाइंडिंग। तो जैसे आपने ट्रांसफार्मर में भी देखा था कि जब अपन प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाते थे तो वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता था वो आपकी प्लस की वजह से होता था। सिमिलरली यहाँ पे जो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जब स्टेटर से रोटर में जाएगी तो वहां पे आपका रोटर में यहाँ पे आपको एक इंड्यूस वोल्टेज मिलेगा। ठीक है ना, जो 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 कहाँ मिलेगा, आपका रोटर वाइंडिंग में। ठीक है ना, अब यहाँ पे जब अपन बात करेंगे ये जो आपका इंड्यूस वोल्टेज जाएगा वो आपका रोटर वाइंडिंग में जाएगा। लेकिन अब अपन ने क्या कर लिया है, अपन यहाँ पे अपन जो प्रिंसिपल है वो सेम है, बस डिफरेंट ये हो जाएगा कि जब अपन यहाँ पे स्क्विरल केज मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस स्क्विरल केज मोटर के लिए, एक सेकेंड, हाँ यस मैडम मेरी क्लास चल रही थी अभी, हाँ मैडम अभी क्लास चल रही,
ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि ड्यू टू दिस फैक्ट द रोटर वाइंडिंग आर शॉर्ट सर्किटेड, रोटर वाइंडिंग आपकी शॉर्ट सर्किट हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पॉइलर केज के शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। एंड सिमिलरली जब अपन वाउंड रोटर की बात करेंगे, देखो करंट जो जाएगा करंट की बात करें या फिर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो आपका स्टेटर से रोटर में तो जाएगा, लेकिन अब रोटर में जब हम बात कर रहे हैं उस रोटर के लिए जब अपन यहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो इंड्यूस करंट जो फ्लो होगा वो आपका कब फ्लो होगा, जब आपका यहाँ पे वाउंड रोटर अपन यहाँ पे टाइप देखेंगे, ठीक है ना। स्क्वायरल केज का जो है वो वहां पे शॉर्ट है तो वहां पे आपका करंट तो पास होगा लेकिन वो वहीं पे घुमाएगा, लेकिन जो इंड्यूस करंट जो आपका वाइंडिंग में जाएगा, रोटर वाइंडिंग में, वो आपका किसके केस में जाएगा, जो अपना वाउंड रोटर का टाइप, मतलब एक टाइप हो गया आपका स्क्वायरल केज यहाँ पे, ठीक है ना, जिसमें आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा जो है वाउंड रोटर के लिए वो आपका इंड्यूस करंट जो फ्लो होगा वो आपका रोटर वाइंडिंग में फ्लो होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे अपने ये देखा कि जब अपन स्टेटर और रोटर दोनों की बात कर रहे हैं तो जब अपना रोटर में कोई करंट फ्लो होगा तो उस रोटर की वजह से भी अपन को एक और एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो जब आपको ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जब आपकी स्टेटर वाइंडिंग की और रोटर वाइंडिंग की, ठीक है, तो इन इसकी वजह से जो आपको फाइनल जो मूवमेंट चाहिए आपके रोटर का, देखो रोटर का मशीन का मूवमेंट है, इसका मतलब आपको उसमें टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क जो मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दिस जो आपका इंड्यूस्ड टॉर्क जो होगा इट विल बिहेव लाइक दिस। तो इंड्यूस्ड टॉर्क में आपके दोनों की दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सी, एक तो आपकी कौन सी हो रही है, जब आपने स्टेटर में सप्लाई दी है वो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी डेंसिटी कौन सी हो गई आपकी, जिसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं BS से, ठीक है ना। और जब आपका इंटरेक्शन होगा दोनों का, किसका, कौन से दोनों का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ स्टेटर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ रोटर, तो उन दोनों के इंटरेक्शन से ही यहाँ पे आपको एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले जो चीज अपन देख रहे हैं वो अपन देख रहे हैं स्टेटर में सप्लाई, फिर स्टेटर में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको BS जो आपने निकाला है वो, उसके बाद जब आपका उसमें इंडक्शन बिहेवियर आ रहा है, इंडक्शन बिहेवियर की वजह से जो आपका रोटर में जो आपको टॉर्क मिला है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटर में जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक, क्योंकि देखो जहां जहां फ्लक्स आपका जाएगा वहां वहां आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, क्योंकि अपन ने मैग्नेटिक सर्किट में ये कंसेप्ट देखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स वी कैन गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको यहाँ पे BR मतलब किसकी मिल रही है, यहाँ पे इसकी आपको रोटर की भी मिल रही है और स्टेटर की भी मिल रही है। तो जैसे ही दोनों मिलेगी सो अ टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दोज टू मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा दोज टू मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन की वजह से, एक आपका BR जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ रोटर है और सेकंड है आपका BS दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ स्टेटर, ठीक है। और यहाँ पे अपन टाउ से इसको इंडिकेट करते हैं एंड दिस टाउ इज द इंड्यूस्ड टॉर्क, मतलब आपके इंडक्शन मशीन में टॉर्क कैसे इंड्यूस हो रहा है ये अपन इसमें देख रहे हैं, समझ आया। मतलब जब इंटरेक्शन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसका, स्टेटर का और रोटर का, दोनों का इंटरेक्शन आपको होगा या मिलेगा, उससे आपको यहाँ पे टॉर्क इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर, यस सर, है ना, ये इसका कंसेप्ट है इंडक्शन मशीन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि इंडक्शन मोटर, जब अपन इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो उसकी स्पीड में क्या रहती है, ठीक है ना। नॉर्मल क्या होता है कि जब अपन इंडक्शन मोटर स्पीड की बात करते हैं तो ये पूछा जाता है कि इसकी स्पीड किस तरीके से होती है, और आपकी इंडक्शन मोटर जो रहती है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड के स्पीड से घूमती है या नहीं घूमती, ठीक है ना। तो इसका कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे
जब अपन बात करते हैं सिंपल, अपन ने कोई भी इंडक्शन मोटर की बात करें या फिर सप्लाई दे दी स्टेटर में, अपने एसी सप्लाई दे दी, आपकी स्टेटर से आपका फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हुआ, फिर आपका रोटर में आया। अब जब अपन इसमें रोटर में आ रहे हैं तो अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आपका रोटर क्या है, जब आपका सिंक्रोनस स्पीड के हिसाब से घूम रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि सिंक्रोनस स्पीड के हिसाब से अगर रोटर घूमेगा, जो कि किसके बराबर है, जो किसके बराबर है आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब जो अपन ने शुरू में स्टार्ट करी थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जब अपन जो रोटर की स्पीड है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उन दोनों की स्पीड सेम रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके रोटर की फील्ड को, मतलब रोटर की जो फील्ड है उसको कट नहीं करेगा। अगर वो कट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कोई भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब उसमें रोटर में कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मिलेगा तो आपका टॉर्क जनरेट नहीं होगा। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी कभी अपन यहाँ पे रोटर स्पीड की बात कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से आपकी स्पीड उसकी कम होनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर अपन इसी को अगर अपन समझे कि जब आपकी स्पीड फॉल्स हो रही है, मतलब स्पीड आपकी कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो आपका रोटर में जो आपकी वाइंडिंग है उसको कट करेगा और उससे आपका जो टॉर्क है वो आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका मतलब ये है कि जब भी कभी अपन इसकी बात करेंगे इंडक्शन मशीन की, तो हमेशा उसमें आपकी सिंक्रोनस स्पीड जो रहेगी वो हमेशा आपकी नॉर्मल इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम होनी चाहिए। कम होगी तभी आपका उसमें जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका जो आ रहा है वो आपका किसको कट करेगा, आपकी रोटर वाइंडिंग्स को। यही रीजन है, और तभी आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर दोनों आपके सेम है, मतलब रोटर की जो स्पीड है वो आपकी सिंपल सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी, मतलब 120 F/P के बराबर ही अगर इसको अपन रोटेट करेंगे अपने रोटर को ही, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके रोटर वाइंडिंग को कट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो रोटर की वाइंडिंग में जो आपका उसमें अपन ने कंडक्टर यूज करे हुए हैं, जो वाइंडिंग यूज करी है, उसका कट होना भी जरूरी है, ठीक है। और वो कट कभी होगा जब आपकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम रहेगी, ठीक है ना। इसीलिए इंडक्शन मोटर की स्पीड हमेशा जब अपन उसको रनिंग मोड में लाते हैं तो वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से अपन उसको कम रखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो अपन सिंक्रोनस स्पीड में ही घुमाते हैं, बस इंडक्शन मोटर में यहाँ पे अपन इसको कम रखते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंडक्शन मोटर को जब भी अपन बात करेंगे तो इट विल ऑलवेज रन एट अ स्पीड लोअर देन द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है ना। सिंक्रोनस स्पीड मतलब NS जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो उस स्पीड से हमेशा अपन इंडक्शन मोटर को अपन कम रखेंगे। अब यहाँ पे दो टाइप की स्पीड आ रही है, एक आ रही है आपकी सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है ना, जो आपकी सिंपल सिंक्रोनस मोटर की जो आपका सिंक्रोनस मतलब जो आपका 120 F/P के हेल्प से अपन उसको रोटेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी और पोल के हेल्प से, ठीक है। और एक आ रही है आपकी मोटर स्पीड। तो जब भी कभी इन दोनों में आपका डिफरेंस आता है तो वहां पे एक टर्म आ जाता है, दैट टर्म इज अ स्लिप, ठीक है, SLIP। तो दैट स्लिप, और उसको अपन स्लिप स्पीड सिंपल स्लिप के बारे में बात करें तो स्लिप इज इक्वल टू दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड मोटर स्पीड। मतलब आपकी जो इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड क्या है जब आप उसको अपन रोटेट कर रहे हैं, और जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है जो आपको दी हुई है, तो उन दोनों के बीच में अपन देख रहे हैं तो वी कैन गेट द स्लिप स्पीड। तो यहाँ पे N स्लिप क्या है, आपकी स्लिप स्पीड हो रही है, N सिंक्रोनस जो आपकी हो रही है दिस इज स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो आपने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करी है बिल्कुल शुरू में जो अपन ने करी थी जो अपन सिंक्रोनस स्पीड से उसको रोटेट कर रहे हैं। और NM क्या है,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपन ने एक स्टेटर यूज किया हुआ है और एक रोटर यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो जो एन एम जो स्पीड आपकी आएगी, जैसे मान लीजिए ये अपन ने एक स्टेटर यूज किया, ठीक है, और यहाँ अपन ने एक रोटर यूज किया। अब इस रोटर में जो भी आपकी यहाँ पे शाफ्ट यहाँ पे अपन कनेक्ट करेंगे, तो इस शाफ्ट की जो आपकी स्पीड रहेगी यहाँ पे, इस शाफ्ट की स्पीड को अपन क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल दैट शाफ्ट स्पीड एज अ मैकेनिकल शाफ्ट स्पीड ऑफ द मोटर। मतलब सिंपल आपको क्या चाहिए, क्या मोटर है तो आपको मैकेनिकल आउटपुट चाहिए ना। तो मैकेनिकल आउटपुट चाहिए मतलब आपको अपनी रोटर मोटर घुमाना है। अब मोटर की जब अपन घुमा रहे हैं तो उसमें जो स्पीड आपको मिल रही है वो हमेशा आपकी सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगी। तो वो डिफरेंस आप दिखा देते हैं अपनी किस टर्म से, स्लिप के टर्म से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी कभी इंडक्शन मोटर की बात हो अपन करेंगे तो उसमें जो भी आपकी स्पीड ऑफ मोटर रहेगी दैट इज ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। क्योंकि सेम होगी तो वाइंडिंग में जो आपकी रोटर वाइंडिंग में स्लॉट्स हैं वो उसको कट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्लिप के बारे में ही है, इसके बारे में दो है। इसका मतलब ये है कि जब अपना रोटर भी अगर सिंक्रोनस स्पीड्स के हिसाब से घूमेगा उस टाइम पे जो एस जो आपकी रहेगी, स्लिप रहेगी, वो आपकी क्या रहेगी, आपकी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 0, ठीक है। और जब आपका रोटर स्टेशनरी है, मतलब उसमें आपकी स्लिप आपको घूम ही नहीं रही है, आप मतलब रोटर अपन उसको रोटेट ही नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपका स्लिप की वैल्यू जो हो रही है वो आपकी 1 हो रही है, ठीक है। तो स्लिप का जो अपना पैरामीटर है, चाहे वो स्लिप स्पीड की बात करूं, जो सिंक्रोनस माइनस शाफ्ट स्पीड हो रही है आपकी, ठीक है ना, या मैकेनिकल शाफ्ट स्पीड ऑफ मोटर हो रही है, तो उस केस में यहाँ पे दो कंडीशन भी आ रहे हैं आपके। जब अपनी रोटर भी आपकी सिंक्रोनस स्पीड आ रही है, मतलब सिंपल ये दोनों क्या हो रही है आपकी, इस केस में जो एनएम की वैल्यू है, एनएम की वैल्यू क्या हो रही है, एन सिंक्रोनस हो रही है ना, ठीक है। तो एनएम की वैल्यू एन सिंक्रोनस है, मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब आपका रोटर स्टेशनरी है, मतलब अपन सिंपल स्टेशनरी रख रहे हैं, उसको घुमा ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में स्लिप की वैल्यू है वो आपकी 1 होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है इंडक्शन मशीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन ने ट्रांसफार्मर में देखा था कि ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज अपन सप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, और इंड्यूस वोल्टेज आपको कहाँ मिलता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में। ध्यान से देखिएगा, तो मतलब इंडक्शन मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो, दोनों ही आपके इसमें डिपेंड करते हैं, बोथ आर डिपेंड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस वोल्टेज, ठीक है ना। तो इंडक्शन मोटर में भी आपने वोल्टेज की सप्लाई जो दे रहे हैं वो अपन स्टेटर में दे रहे हैं, और जो आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो आपका कहाँ पे हो रहा है, रोटर वाइंडिंग में हो रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आपका इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो आपका रोटेटिंग है, मतलब उसको अपन मूव कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है, वो आपका स्टैटिक है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है प्राइमरी और सेकेंडरी का, उसको अपन एज अ इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपन निकाल सकते हैं, कैसी आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है इन टर्म्स ऑफ स्लिप स्पीड के हिसाब से, ठीक है। हॉर्स पावर मतलब जैसे अपन घर पे भी यूज करते हैं, या जो भी आप टेल्यू पंप या नॉर्मल पंप यूज करते हैं, तो आपको दिया होता है कि कितने हॉर्स पावर की आपकी मोटर है, एसी मोटर है, 1 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर, तो उसको अपन हॉर्स पावर को अपन इंडिकेट करते हैं 1 हॉर्स पावर एट द विद द हेल्प ऑफ 746 वॉट्स, ठीक है ना। तो ये बेसिक है आपका इसका इंडक्शन मशीन का। कल इसका एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, और इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब किस तरीके, जैसे देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है, सेम यही ट्रांसफार्मर की तरह ही अपन इंडक्शन मशीन का भी इक्विवेलेंट सर्किट समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही आपकी इंड्यूस वोल्टेज आपको मिल रहा है, ठीक है। लॉसेस जैसे आपके उसमें कोर लॉस कॉपर लॉस था, वैसे ही इसमें भी आपका लॉसेस है। पावर फ्लो मतलब इनपुट से आउटपुट में जा रहे हैं, तो कौन कौन से आपके इसमें लॉसेस आ रहे हैं ये आपको मिल रहे हैं, ठीक है।
टॉर्क और स्पीड, मतलब जैसे जैसे आपकी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके टॉर्क में क्या चेंज आएगा, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द इंडक्शन मशीन। ठीक है, एक बार इसको आप भी देखिएगा और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से रिवाइज कराएंगे। ठीक है, फिर कोई डाउट हो फिर पूछिएगा इसको, और कोई डाउट हो तो पूछो। अभी रजय पूनम, इसमें कोई डाउट बेटा इंडक्शन मशीन में? नो सर, अभी तो नहीं है। चलिए, तो इसको इसको पढ़ के देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। ठीक है सर। हाँ बोलो पूनम जन। सर जैसे कि अपन 3 फेज मोटर में सर जो कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, हाँ हाँ उसमें सर जो टर्न टर्न होते हैं हाँ वायर हाँ के, सर वो अगर 1-2 टर्न या 10-20 टर्न ज्यादा कम हो जाए तो? देखो, नंबर ऑफ टर्न्स जो रहते हैं ना, तो हमेशा जब भी कोई मशीन का आपका वो रहता है, आपका जब भी मशीन कभी बनाई जाती है तो हमेशा उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसमें कितनी उसकी रेटिंग है, तो हमेशा नेम प्लेट रेटिंग, मतलब उसमें कितने आपको वोल्टेज चाहिए, कितना करंट चाहिए, तो वो भी आपका बताया जाता है कि आपको इसमें कितना, जैसे मान लीजिए मेरे को एक इंडक्शन मशीन चाहिए या मोटर चाहिए जिसको मैंने आपको सिंपल 3000 आरपीएम के हिसाब से घुमाना है। ठीक है, 3000 आरपीएम के हिसाब से घुमाना है, या फिर उसमें मैक्सिमम करंट जो मेरे को फ्लो कराना है वो उसमें मेरे को 50 एम्पियर करंट फ्लो कराना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग में उसमें नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड होते हैं कि इतने नंबर ऑफ टर्न्स रहे जो आपको उसकी करंट की कैपेसिटी या करंट की कैपेबिलिटी को उसको एब्जॉर्ब कर सके। सर उसके हिसाब से टर्न तो करते हैं, पर सर अगर टर्न अगर ज्यादा कम कर दें, पहले फेस में ज्यादा कर दें, दूसरे में कम कर दें, ऐसे? नंबर ऑफ टर्न्स तो बेटा फिक्स रहते हैं जब भी अपन किसी भी मशीन का अपन वो करते हैं, जब भी कभी उसको अपन सिंपल उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बताए जाते हैं कि इतने नंबर ऑफ टर्न्स के साथ उसको वाइंडिंग अपन को करनी है। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके, फिर कल और मिलते हैं। सर लास्ट में जो आउटपुट होता है सर, तो उसमें सर तीनों वायर को कहाँ जोड़ते हैं फिर? किसमें किसमें फिर से पूछना। सर मोटर से जब करंट जो आउटपुट में निकलता है, हाँ हाँ, तो सर उन वायर को कहाँ जोड़ते हैं सर? वो अपन अपने लोड में लगाते हैं ना बेटा। जैसे सिंगल फेज सप्लाई है तो सिंगल फेज सप्लाई को अपन मोटर से अपने यहाँ पे ट्यूबलाइट से पंखे से अपने स्विच बोर्ड में कनेक्शन ले आते हैं उसका। ठीक है, और जो रोटर से जो आउटपुट जाएगा वो आप अपने अपने लोड में लगाओगे, कौन सी मोटर आपको कनेक्ट करनी, मतलब कहाँ उसको कनेक्ट करना है उसको। सर जैसे कि घर में बिजली आती है, वो सर लोड से होकर न्यूट्रल पॉइंट में जाती है, वैसे ही सर 3 फेस में क्या 3 न्यूट्रल पॉइंट होंगे? न्यूट्रल पॉइंट एक रहेगा लेकिन फेज आपके 3 रहेंगे, तो उन तीनों न्यूट्रल पॉइंट से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आर फेज है, इस आर फेज को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, वाई फेज है इसको कनेक्ट कर देंगे, बी फेज है इसको कनेक्ट कर देंगे, मतलब तीनों को अपन न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ओके बेटा।